वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मंथ ऑफ मधु। एक्चुअली एक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है, शायद काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मूवी का एंडिंग देखकर ऑडियंस सोच में पड़ जाती है कि आखिर में जो हुआ वो सही हुआ या गलत, आखिरकार होना क्या चाहिए था। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मधु नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी बार में बैठकर फुल दारू पीते रहता है। थोड़ी देर के बाद श्रीनु और उसके फ्रेंड्स इस बार में आकर मधु को देखते हैं। श्रीनु मधु से कहने लगता है कि तुम उसकी जिंदगी से चले जाओ, यही उसके लिए बेहतर है। इस तरह से श्रीनु और उसके फ्रेंड्स मधु को बहुत मारने पीटने लगते हैं। मधु भी चुप नहीं रहता, सिवाय श्रीनु के फ्रेंड्स को मारने पीटने लगता है और कहने लगता है कि अब मुझे पता चला कि आखिरकार वो मेरे पास आना चाहती है, लेकिन तुम उसे रोक रहे हो। अब बाद में इन दोनों को झगड़ा करते हुए पुलिस देख लेती है। फटाफट से इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। थोड़ी देर के बाद लेखा को ये बात पता लगने पर लेखा पुलिस स्टेशन आती है। एक्चुअली यहाँ पर मधु लेखा का हस्बैंड होता है, श्रीनु लेखा का भाई। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है इन द ईयर ऑफ 2003। एक्चुअली कॉलेज डेज से ही मधु और लेखा एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, हर रोज मुलाकात भी किया करते थे। एक दिन शॉकिंगली लेखा प्रेग्नेंट हो जाती है। मधु लेखा को दूसरे गांव ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इस मूवी में पास्ट प्रेजेंट चलता ही रहता है। इंडिया में मधुमिता की कजिन की शादी होने की वजह से मधुमिता और उसकी फैमिली अमेरिका से इंडिया आने लगते हैं और मधुमिता की माँ मधुमिता से कहने लगती है कि ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है, तुम थोड़ा संभल के रहना यहाँ पर। इस तरह से हल्के से वार्निंग देने लगती है मधुमिता को। और एक्चुअली मधुमिता 13 साल के बाद इंडिया आती है, मतलब ऑलमोस्ट यूएस में ही पली बड़ी होती है, तो वहाँ का कल्चर ही इसको समझ आता है। खैर घर के पास आने के बाद जब मधुमिता बिंदु के कमरे में जाती है तो उस वक्त बिंदु अपने होने वाले हस्बैंड विवेक के साथ झगड़ा करती रहती है फोन में। तो मधुमिता बिंदु के पास जाकर पहले हाय हेलो बोलने लगती है, मतलब पहली बार ये लोग फिजिकली मीट हो रहे हैं। और बिंदु से कहने लगती है, देखो बिंदु, अगर तुमको विवेक में कोई कमी लग रही हो तो तुम विवेक से शादी मत ही करो, क्योंकि शादी होने के बाद वही प्रॉब्लम्स आएंगी, ना तुम खुश रहोगी ना विवेक खुश रहेगा। इस तरह से फुकट का ज्ञान देने लगती है। अब उसी रात एक छोटी सी बैचलर पार्टी होने लगती है। मधुमिता उस पार्टी में शामिल होकर सारे लोगों से अच्छी तरह से बात करने लगती है, उनके साथ सिगरेट पीने लगती है, दारू पीने लगती है, मतलब मधुमिता हर एक बंदे के साथ मिलजुल जाती है। अब विवेक के साथ भी थोड़ा क्लोजली मूव होने लगती है। ये देखकर बिंदु को पसंद नहीं आता, उससे झगड़ा करने लगती है कि उसके साथ क्यों इतना चिपक रहे हो। अब विवेक को भी बहुत गुस्सा आता है। बिंदु से कहने लगता है कि तुमने अपने एक्स को यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे जलाने के लिए या तो फिर उसके साथ आखिरी पार्टी करने के लिए। अब मधुमिता इन दोनों के पास जाकर इन दोनों के झगड़े को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बिंदु मधुमिता से कहने लगती है कि मधुमिता तुम इससे दूर रहो, ये हमारे बीच का मामला है प्लीज। तो मधुमिता थोड़ा मायूस होकर एक दारू की बोतल लेकर पासी के बीच के पास जाने लगती है। थोड़ा अकेले में उसी बीच के पास मधु दारू पीते रहता है। अब इसकी दारू की बोतल खत्म होने की वजह से मधुमिता के पास आकर बात करने की कोशिश करने लगता है। अब मधुमिता तो पहले से ही एक फ्रेंडली टाइप बंदी होती है, ये भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी दारू की बोतल भी देने लगती है। इसी बातों में मधुमिता कहने लगती है कि कोई भी मुझे नहीं समझता, सारे लोग मुझे एक डेविल की तरह देख रहे हैं, सारे लोगों से फ्रेंडशिप करना क्या कोई गलत बात है। अब मधु भी अपने बारे में बताने लगता है कि मेरी बीवी ने मुझे तलाक दे दिया, तुम्हें पता था हम दोनों पहले कितना खुश थे। उसके बाद मधुमिता मधु को अपना नंबर देती है, कहने लगती है कभी हम लोग दारू पीने के लिए बैठेंगे, तब मुझे अपनी सारी बात बताना। उसके बाद मधुमिता बिंदु के कमरे में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखती है और एक्चुअली इस बक्से में मैस्टरबेट करने का डिवाइस होता है और उसी तरह एक छोटा सा लेटर भी होता है और इस लेटर में ये लिखा होता है कि अगर जीजा ने तुमको खुश नहीं किया तो इस डिवाइस का इस्तेमाल कर लो, अगर तुमने जीजा को खुश नहीं किया तो जीजा से कहो मेरा इस्तेमाल कर ले। इस तरह से थोड़ा फनी तरीके से प्रैंक करने लगती है, लेकिन ये बात बिंदु को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ मधु कुछ भी जॉब ना करते हुए शर्म लज्जा छोड़कर अपने जीजा के पॉकेट से जबरदस्ती पैसे छीनता रहता है और उसी तरह अपने दोस्तों के पास भी। दूसरी तरफ लेखा मधु से बहुत ही दूर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती रहती है और एक्चुअली लेखा भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होती मधु से दूर होकर। दूसरी तरफ बिंदु और विवेक का हल्दी फंक्शन चलते रहता है, लेकिन ये दोनों बगल में बैठकर हल्के से झगड़ा करते रहते हैं, बस नाम के लिए खुश रहते हैं। अब मधुमिता तो वहाँ के लोगों से घुल मिल जाती है, उनके साथ बैठकर सिगरेट दारू वगैरह पीने लगती है। उसी शादी में वासुकी नाम की एक लड़की होती है। कुछ सालों पहले वासुकी का हस्बैंड मरने की वजह से वासुकी अभी भी अपने हस्बैंड को भूल नहीं पाती और इसी तरह बीच के पास
योगा क्लासेस रन करती रहती है। अब इसी दरमियान में सिगरेट्स के रोल्स खत्म होने की वजह से मधुमिता थोड़ा बाहर जाती है तो रास्ते में इसको गोपाल नाम का एक बंदा नजर आता है। मधुमिता गोपाल के पास जाकर इसका हेयर स्टाइल की तारीफ करके सिगरेट्स के रोल्स पूछने लगती है तो गोपाल के पास वो रोल्स होने की वजह से मधुमिता को देने लगता है और उसी तरह मधुमिता को देखकर इसका तो टपकने लगते हैं, मतलब लाल। खैर उसी रात मधु किसी बार के बाहर खड़ा रहता है अपने किसी बकरी को तलाश करने के लिए। उसी वक्त मधु को इसका एक फ्रेंड नजर आता है। अब वो बंदा तो मधु को देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मधु जानबूझकर उस बंदे को पकड़कर बार के पास लाकर इसी के पैसों से दारू पीने लगता है। मधु का फ्रेंड जब अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर रहा होता है तो मधु बेवजह गुस्सा करने लगता है। मधु के बिहेवियर को देखकर मधु का फ्रेंड बहुत डरते रहता है, बस नॉर्मली इसको कूल करने लगता है। इस तरह बिंदु मधुमिता की माँ के पास आकर मधुमिता की सारी हरकतें बताने लगती है कि आंटी शायद आपने मधुमिता को इंडिया का कल्चर नहीं सिखाया, वो इंडिया को भी अमेरिका मान रही है और शादी पर कोई ऐसा गिफ्ट देता है। इस तरह से वो मास्टरबेशन का डिवाइस दिखाने लगती है। मधुमिता की माँ मधुमिता के पास आकर बहुत डांटने लगती है कि मैंने तुमको ऑलरेडी समझाया ना कि ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है, थोड़ा देख के रहा करो। मधुमिता भी कहने लगती है कि माँ किसी से क्लोजली मूव होना ये कोई बुरी बात है, मेरा नेचर ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ। खैर अब शादी खत्म होने की वजह से मधुमिता की फैमिली अमेरिका लौटने लगते हैं, लेकिन एयरपोर्ट आने के बाद मधुमिता कहने लगती है कि पापा मैं और यहाँ पर थोड़े दिन रहना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों को समझना चाहती हूँ। मधुमिता की माँ इसके लिए टोटली मना करने लगती है कि एक हफ्ता रहने पर ही तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, अगर और कुछ दिन रहोगी तो पता नहीं क्या क्या कांड करोगी, नहीं चुपचाप से तुम अमेरिका चलो। लेकिन मधुमिता अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि पापा प्लीज मैं बस 1 महीना यहाँ पर रहना चाहती हूँ, और वैसे भी 1 महीने बाद मेरे यूनिवर्सिटीज शुरू हो जाएंगे ना, तब मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मधुमिता का फादर मान जाता है, मधुमिता को परमिशन दे देता है इंडिया में रहने के लिए। खैर हर रात मधु अपने बेस्ट फ्रेंड नागभूषण के साथ बैठकर दारू पीते रहता है और नागभूषण हमेशा दारू पीकर अपने कॉलेज के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ बातें बताते रहता है कि वो देखो कहाँ पर जॉब कर रहा है, वो देखो कहाँ पर है, उसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई। खैर सुबह होने के बाद जब मधुमिता ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो इसकी नानी मधुमिता से कहने लगती है कि हमारी वासुकी बीच के पास ही योगा क्लासेस रन कर रही है, तुम भी उस क्लासेस में शामिल हो जाओ, थोड़ा अपना वेट कम करो। सो मधुमिता अपनी नानी की बात को मानकर योगा क्लासेस को जाने लगती है। तभी एक दिन मधुमिता को मधु नजर आता है किसी सड़क के पास, याद दिलाने लगती है कि ये कौन है और जाते समय ये कहने लगती है चलो एक रात हम मिल बैठकर बातें करेंगे, मैं तुम्हारे लिए दारू की बोतल भी ले आऊंगी। इस तरह से जब अपनी कार में जा रही होती है तो मधुमिता ये देखती है कि गोपाल इसको फॉलो कर रहा है। मधुमिता इस चीज को ऑब्जर्व करके गोपाल के पास जाकर यही बात पूछने लगती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? अब गोपाल तो ना का जवाब देने लगता है, लेकिन फिर भी मधुमिता गोपाल से दोस्ती करने लगती है, इसकी बाइक से ही योगा क्लासेस को जाने लगती है। खैर अब इसी योगा क्लास में मधुमिता डक्स नाम के एक बंदे को देखती है तो पहली क्लास में ही मधुमिता डक्स के पास जाकर इससे ऐसे बात करने लगती है कि ये डक्स को पहले से ही जानती है और इसी तरह इसकी गाड़ी में उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। एक्चुअली बात यह है कि मधुमिता डक्स को लाइक करने लगती है और ये बात वासुकी से भी शेयर करने लगती है कि मुझे डक्स पर क्रश है, लेकिन वासुकी थोड़ा मूड ऑफ टाइप बंदी होती है। दूसरी तरफ लेखा जिस हॉस्पिटल में काम करती है उस हॉस्पिटल में एक कैंटीन होता है, उस कैंटीन में राजेश नाम का एक बंदा काम करते रहता है और एक्चुअली राजेश लेखा को लाइक करते रहता है, इससे शादी करना चाहता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कॉलेज डेज में मधु और लेखा हर रोज मधु के रूम में मुलाकात किया करते थे, थोड़ा बहुत कांडमान होता था इन दोनों के बीच। इसी चीज को याद करके लेखा थोड़ा दुखी होने लगती है। हर प्रेजेंट डे पर मधु और लेखा का डिवोर्स केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। मधु का लॉयर मधु से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच झगड़ा क्या हुआ था, तुम्हारी बीवी ने तुमको छोड़े हुए 3 साल गुजर चुके हैं। मधु कहने लगता है कि उस दिन मैं दुकान पर जाकर मटन लेकर आया था, पता नहीं उस टाइम लेखा को क्या हुआ, मुझसे झगड़ा करने लगी, चली गई घर छोड़कर, अब तक वापस नहीं आई, डिवोर्स के पेपर्स भेजा मुझे। लॉयर कहने लगता है कि कितनी बार एक ही बात बार बार बताओगे, कभी तो थोड़ा खुल के बोला करो, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ यार। खैर उसके बाद इन दोनों का केस कोर्ट में पेश किया जाता है। सारे दलीलें सुनने के बाद जज इन दोनों के केस को और कुछ दिनों बाद पोस्टपोन करने लगता है। इसी दरमियान में लेखा मधु के हाथ को ऑब्जर्व करके मधु के लॉयर के पास जाकर ये कहने लगती है कि सर मधु के उंगली में एक सोने की रिंग होनी थी, वो मेरे फादर की आखिरी निशानी है, आप उससे एक बार पूछिए क्या उसने वो रिंग गिरवी पर रखा या तो फिर बेच दिया, मुझे वो रिंग चाहिए, मेरे पापा की आखिरी निशानी है।
तो मधु का लॉयर उसी तरह से मधु के पास जाकर उस रिंग के बारे में पूछने पर मधु कुछ भी जवाब ही नहीं देता। खैर उसी रात मधुमिता मधु को कॉल करके किसी जगह पर बुलाती है। इसके लिए दारू की बोतल भी लाती है। दारू पीते हुए अपनी दुख भरी दास्तां मधु से शेयर करने लगता है कि मेरी बीवी मुझसे डिवोर्स चाहती है। और इसी तरह मधु बात बात पर गुस्सा करने लगता है। मधुमिता कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुमको गुस्सा थोड़ा जल्दी ही आता है, तुम थोड़ा मेडिटेशन किया करो। दूसरे दिन मधुमिता वासुकी के पास जाकर थोड़ा फ्रेंडली से बात करते हुए उसको बाहर बुलाने लगती है। वासुकी कहने लगती है, देखो तुम्हारे एज में मेरे एज में बहुत गैप है। मैं कोई टीनेज लड़की नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक विडो हूँ। मैं टीनेज लड़कियों के साथ एंजॉय करने के काबिल नहीं हूँ, सो मुझसे तो फ्रेंडशिप करना भूल ही जाओ तुम। दूसरी तरफ कैंटीन में राजेश का बर्थडे होने की वजह से राजेश अपने कोलिग्स के पास आकर अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाने लगता है और स्पेशली लेखा को। अब लेखा दूसरे दिन राजेश की बर्थडे पार्टी पर जाती है और वहीं पर राजेश लेखा को प्रपोज करने लगता है। लेकिन लेखा राजेश से कहने लगती है कि पहले आप अपने आप से प्यार करिए, दूसरों को हद से ज्यादा प्यार मत करिए। इस तरह से राजेश को हल्के से रिजेक्ट करने लगती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कॉलेज डेज में मधु के फ्रेंड्स के बीच और दूसरे फ्रेंड्स के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। अब इसी फाइटिंग के दौरान यहाँ पर लेखा का भाई श्रीनु भी आता है। अब मधु श्रीनु पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन श्रीनु को इन दोनों के बारे में पता लग चुका होता है। लेखा के पास जाकर कहने लगता है कि सारे लोग मधु के बारे में नेगेटिव बातें ही बात कर रहे हैं, वो बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे दोस्तों ने भी तुम दोनों को एक साथ देखा था, उससे दूर रहो। लेकिन लेखा अपने फादर के पास जाकर मधु के बारे में बताकर अपने फादर को मनवा लेती है। खैर प्रेजेंट डे पर गोपाल मधुमिता को बहुत लाइक करते रहता है, लेकिन मधुमिता डक्स के साथ फ्रेंडशिप करके उससे रेगुलरली मुलाकातें करती रहती है। उसी रात नागभूषण दारू पीते हुए मधु से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर दारू पीते रहो, लेखा तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। मैंने सुना है कोई कैंटीन वाला बंदा लेखा से प्यार करता है। लेखा उसके बर्थडे पार्टी पर भी गई, उसने तुमको ठुकरा दिया यार, एक बार जाकर उससे बात करो। इस तरह से मधु को समझाने लगता है, लेकिन मधु यही सोच में होता है कि आज या कल लेखा मेरे पास जरूर आएगी। लेकिन 3 साल के ऊपर ही हो गया। दूसरी तरफ गोपाल के साथ मधुमिता रील्स करने की वजह से गोपाल के बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। खैर एक दिन योगा क्लासेस खत्म होने के बाद मधुमिता वासुकी से कहने लगती है कि मैंने आज तक कभी भी सेक्स नहीं किया, मैं एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में हूँ और मुझे लगता है कि वो पार्टनर मुझे मिल गया। मतलब मधुमिता डक्स की तरफ इशारा देने लगती है और इसी तरह वासुकी से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछने लगती है। वासुकी कहने लगती है इट वॉज अमेजिंग। मधुमिता पूछने लगती है तो आप कैसे कर रही हो, मतलब तुम्हारा हस्बैंड तो जिस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे फिजिकल नीड्स तुम कैसे पूरे कर रही हो। देखो मैं एक बंदे को जानती हूँ, उसकी पत्नी ने उसको डिवोर्स दे दिया, वो भी तुम्हारी तरह अकेला है। मैं तुमको उससे मुलाकात करवाऊंगी, तुम दोनों कांड मान कर लेना अच्छे से। पहले तो वासुकी नहीं मानती, लेकिन बाद में मधुमिता मनवा लेती है। से मधुमिता मधु के पास आकर वासुकी के बारे में बताने लगती है, तो मधु भी पहले मना करने लगता है, लेकिन बाद में मधु को मनवा लेती है। इस तरह से एक दिन मधुमिता वासुकी को अच्छे से रेडी शेडी करके मधु के पास ले जाती है। उन दोनों को किसी जगह पर अकेला छोड़कर वो गोपाल के साथ बाहर आने लगती है। इसी में मधुमिता गोपाल से कहने लगती है कि मैं भी आज किसी के साथ डेट पर जा रही हूँ, उसका नाम है डक्स। यह सुनने के बाद गोपाल थोड़ा मायूस होने लगता है कि मधुमिता इससे प्यार नहीं करती। उसके बाद मधुमिता डक्स से मुलाकात करके उसके साथ कांड बांड करने लगती है। दूसरी तरफ मधु और वासुकी कांड करने के बजाय इन दोनों की दुख भरी दास्तां एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। वासुकी अपने मरे हुए हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि वासुकी अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती थी, इसका हस्बैंड इससे कितना प्यार किया करता था। मधु भी कहने लगता है कि मैं अपनी वाइफ को कॉलेज टाइम से ही प्यार किया करता था, लेकिन अब वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। मेरी वाइफ के ऊपर गुस्से पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा प्यार गुस्सा सब कुछ लेखा के लिए ही है। उस टाइम हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन लेखा अब मुझे इग्नोर कर रही है। पता नहीं लास्ट टाइम उसने मेरे साथ कब बात किया था। इस तरह से ये भी बहुत दुखी होने लगता है। दूसरी तरफ कांड होने के बाद मधुमिता डक्स को प्रपोज करने लगती है, लेकिन डक्स कहने लगता है कि मधुमिता मैं बॉयफ्रेंड टाइप नहीं हूँ। तो मधुमिता बहुत दुखी होकर अपनी माँ को कॉल करके अपनी दुख भरी दास्तां बताने लगती है। एक्चुअली पहले अपनी माँ से नहीं बताती, इसकी माँ फोर्स करने पर मधुमिता सारी बात बताने लगती है और ये भी कहने लगती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये चीज तुम कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं बेटा तुम वहाँ पर मत रहो, तुम वापस लौट कर आ जाओ, वो बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है।
तो मधुमिता अपनी माँ की बात को मानकर वापस अमेरिका चली जाती है। सो उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मधु और श्रीनु को पुलिस स्टेशन ले गए पुलिस वाले। लेखा थोड़ा रिक्वेस्ट करने की वजह से पुलिस वाले इन दोनों को हल्के से वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। कल सुबह होने के बाद मधु की माँ मधु से कहने लगती है कि एक बार तुम लेखा से मुलाकात करके उससे बात करो, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुमसे दूर होना चाहती है तो इसका मतलब उसके अंदर सब्र खत्म हो चुका है। मधु अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। शादी होने के कुछ सालों बाद मधु छोटी से छोटी बात को लेकर लेखा पर गुस्सा करने लगा था। लेखा ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रेजेंट डे पर मधु सुनार की दुकान के पास जाकर दुकान वाले को पैसे देकर लेखा की फादर की रिंग छुड़वा लेता है जो गिरवी पर रखा था। उसके बाद मधु डायरेक्ट लेखा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर वो रिंग दे देता है और उसी तरह डिवोर्स पेपर पर साइन कर भी दे देता है। मतलब यहाँ पर मधु लेखा को और परेशान नहीं करना चाहता। डिसाइड कर लेता है कि लेखा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों, क्या मधु ने जो किया वो सही था या तो फिर मधु लेखा को मनाना चाहिए था? कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।